ये कहानी बेलापुर के भगत की है, जो जमींदार के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और जमींदार भी अपना कर्ज वापस लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तुम्हारी कोई झूठ नहीं चलेगी। मालिक के पैसे लौटाने ही होंगे। लेते समय तो तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं सोचा। चलो जल्दी से पैसे निकालो। जमींदार साहब, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए मुझे, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। अभी मेरा हालत बहुत ख़राब है। मैं आपके पैसे ज़रूर चुका दूंगा जमींदार साहब, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। तुम्हारे पिता ने 1000 रुपए उधार लिए थे, उसका सूद ही कितना हो गया होगा। और तुम आजकल किए जा रहे हो। मुझे तुम्हारे घर के पास रोज आना अच्छा नहीं लगता। आखिर मैं एक जमींदार हूं। मैं ऐसे कितने घर का चक्कर लगाऊंगा, पर तुम्हारे जैसे लोग सुनते कहां हैं। मैंने कब मना किया है नहीं देने से? आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं पैसे ज़रूर चुका दूंगा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। बहुत हो गया तुम्हारा बहाना। हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकालने के। वो तो मालिक कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हम चुप है। नहीं तो तुम आज के आज ये घर खाली कर दोगे। मालिक बोलिए ना आप, फिर देखिए ये कैसे घर खाली करता है। सब सामान इसका मैं बाहर फेंक दूंगा। भगत, मंगल बिल्कुल सही बोल रहा है। अब सर से पानी ऊपर उठ चुका है। मैं कितना दिन और इंतजार करूं? तुम बोलते हो थोड़ा और समय दे दीजिए। ये तुम्हारा थोड़ा तो कभी खत्म ही नहीं होता। चलो तुम्हें मैं 5 दिन का समय दिया। अगर तुमने 5वें दिन पैसे नहीं दिए, फिर हमें क्या करना है वो हमें मालूम है। मैं 5वें दिन आऊंगा इसी समय, तुम सारे पैसे दे देना उस दिन। नहीं तो दोबारा मुझे नजर मत आना, बाहर से ताला मरवा दूंगा तुम्हारे घर को। पता नहीं गीता, ये अपने दुख के बादल कब छटेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज जमींदार आके धमकी देता है और उसके साथ साथ मंगल भी। अब मैं तो तंग आ गया हूँ। मन करता है ये गांव छोड़ के रातों रात भाग जाऊं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक साधु महाराज भगत के घर आते हैं। बेटा, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? ऋषि महाराज, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में अनाज के दाने भी बहुत ही कम बचे हैं। अभी तो थोड़ा चावल ही जो हमने बनाया था वही थोड़ा बचा है, वही हम दे सकते हैं। बेटा, मैं तो एक साधु हूँ, तुम जो प्यार से खिलाओगे मैं खा लूँगा, चाहे वो चावल के दाने ही क्यों न हो। बैठिए साधु महाराज, अभी मैं लेके आया। भगत साधु महाराज को चावल की थाली ला के देता है और साथ में पानी भी। साधु महाराज चावल खा के पानी पीते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा बेटा, अब मेरा मन संतुष्ट हो गया। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे और तुम्हारा कल्याण हो। क्या मेरा कल्याण होगा ऋषि महाराज? कर्ज के बोझ से इतना दब चुका हूँ कि जमींदार आके रोज मुझे धमकी देता है। आज ही आने वाला है वो, थोड़ी देर बाद। कल ही बोल के गया था कि अगर कल तक पैसे नहीं लौट आए तो मैं तुम्हारी ज़मीन और घर दोनों पे कब्ज़ा कर लूँगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? मैं तो बस यही सोचा हूँ कि अभी ही अपना सामान बांध के और ये गांव छोड़ के मैं चला जाऊँगा। मुझे इस नेक दिल इंसान की मदद करनी ही होगी। हे भगवान, मुझे इस नेक दिल इंसान की मदद करने की शक्ति दे कि मैं इसका कुछ कल्याण कर सकूं। बेटा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तुम्हारे सारे ग्रह नक्षत्र बदलने वाले हैं और तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। थोड़ा अपना हाथ दिखाना। भगत अपना हाथ दिखाने के लिए साधु महाराज के पास बैठता है। तभी पीछे से मंगल और जमींदार भी आते हैं। मंगल, चुपचाप इसकी बातें सुनो। लगता है पैसे आ गए हैं।
और ये साधु को बुला के लग रहा है कोई मंत्र जाप की तैयारी कर रहा है। कुछ बोलना मत, ध्यान से सुनो। बेटा, जो तुम्हारी जमीन है खेती वाली, वो तो एक शापित जमीन है, और शापित जमीन पे तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हें अनाज उतना पैदा नहीं होगा। शापित जमीन? मैं कुछ समझा नहीं ऋषि महाराज। बेटा, पुराने समय में इस राज्य में राजा भानु प्रताप का राज्य हुआ करता था। राजा भानु प्रताप बहुत ही दानवीर थे। उसी राज्य में चोरों का आतंक भी बहुत बढ़ गया था। वो सोने का सामान चोरी करके एक गुप्त गुफा में छुप जाते थे, जिससे किसी को पता ही नहीं चलता था कि चोर गए कहाँ। उसी राज्य में ऋषि कन्या का विवाह का आयोजन होने वाला था। ऋषि बहुत ही खुश थे कि मेरी कन्या का विवाह एक राजकुमार से हो रहा है, और राजा ने भी ऋषि कन्या के विवाह के लिए काफ़ी सोने के आभूषण दान में दिए थे। तभी जब ये बात चोरों को पता चली, तो चोरों ने ऋषि कन्या के सारे आभूषण चोरी कर लिए और वहीं गुप्त गुफा में जाके छुप गए। ऋषि कन्या के आभूषण चोरी होने की घटना को सुन के काफ़ी दुखी हुए, और उन्होंने मन ही मन चोरों को श्राप दे दिया कि वो जहाँ पे भी रहेंगे वहीं पे खत्म हो जाएंगे। और वो गुप्त गुफा वैसे के वैसे ही दब गई, और सारे चोर उसी में दब गए, और सोने के आभूषण भी उसी में दब गए। तब से ये ज़मीन शापित हो गई। और जब ये बात सेठ को पता चली, तो चूना सेठ, जो कि चोरों से सारे गहने बहुत ही सस्ती कीमतों पे लेता था, उसको ये बात पता थी कि चोर कहाँ पे अपने गहने लेके छुपते हैं। फिर चूना सेठ ने ये ज़मीन सस्ते में तुम्हारे दादाजी को बेच दी, और तब से ये ज़मीन कोई उपजाऊ नहीं है, और ये बात किसी को पता भी नहीं है। मेरी ज़मीन के नीचे खजाना? फिर तो ये मैं ज़मीन किसी को नहीं बेचूंगा, चाहे वो कितनी ही कीमत क्यों न दे। जिस दिन तुमने अपने खेत में गहरी खुदाई कर दी, उस दिन से सोने मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब तक तुम्हें उस ज़मीन की सही कीमत ना मिले, उस ज़मीन को किसी को मत बेचना। और हाँ, ये बात ध्यान रहे कि कुछ लोगों की तुम्हारी ज़मीन पर नज़र टिकी हुई है कि कैसे ये ज़मीन कब्जा कर ली जाए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। मंगल, इसके खेत वाली जमीन के नीचे सोने का खजाना छुपा हुआ है। जब तक ये बात किसी को पता चले, चलो इसकी जमीन खरीद लेते हैं। भगत, तुम वैसे भी कर्ज तो चुका नहीं पा रहे हो, तो अपनी जमीन 5,000 रुपए में मुझे दे दो, तुम्हारा कर्ज भी माफ। 5,000 तो बहुत कम है जमींदार साहब। ये मेरे दादा की खरीदी हुई ज़मीन है। 5,000 में तो मैं नहीं बेच पाऊंगा। 5,000 रुपए देखे भी हो कितने होते हैं? वाह भाई वाह, अब 5,000 रुपए भी कम लग रहे हैं तुमको। भगत ने काफी मोल भाव करके जमींदार को वो जमीन 30,000 रुपए में बेच के गांव छोड़ के चला जाता है। जमींदार भी अपने आदमियों को लेके खेत की खुदाई शुरू करवाता है। काफी दिन खुदाई चलती है, पर अभी तक सोने के आभूषण कहीं नजर नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे अब जमींदार की हिम्मत टूटने लगी थी। खुदाई करते करते वहां बड़ा सा तालाब बन गया, पर सोने अभी तक नहीं मिले। मालिक, अब तक तो सोने के गहने मिल जाने चाहिए थे। एक बार वो साधु मिल जाए, फिर उससे, अरे ये तो वही साधु है। साधु महाराज, आपने तो भगत को बोला था तुम्हारी जमीन के नीचे बहुत सारे सोने के आभूषण छुपे हुए हैं, पर अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। जमींदार, तुमने खजाने की बात तो सुन ली, पर चूना सेठ पे अपना दिमाग नहीं लगाया और खजाने की लालच में ये खुदाई करवाना शुरू कर दिए,
ताकि जल्दी से मुझे खजाना प्राप्त हो जाए। जो चूना सेठ राज्य के लोगों और राजा को चूना लगा सकता था, उसने सबसे पहले सारे छुपे हुए आभूषण उस गुप्त गुफा से निकलवाया और निकालने के बाद इस ज़मीन को वहीं बालू कंकड़ पत्थर से ढक के चुपचाप इस ज़मीन को कौड़ी के भाव से भगत के दादा को बेच दिया। भगत के दादा को भी लगा कि सस्ते में ज़मीन मिल रही है तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, और उस कंकड़ पत्थर के कारण इस ज़मीन पे कभी फसल अच्छी तरह से पैदा हो ही नहीं पाई। लोगों को भी लगता था कि ये ज़मीन शापित है। तो तुम्हें तो बस आभूषण की लालच थी, पर जो भी होता है अच्छा ही होता है ज़मींदार। अब ये यहाँ पे एक तालाब बन गया जो गांव के लोगों के काम आएगा और लोग आपको भी याद रखेंगे ज़मींदार। लालच किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, चाहे वो जमीन हो या सोने के आभूषण। हाँ, नेक दिल रहिए, ईश्वर जरूर आपकी मदद करेगा। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।